ये जजमेंट मुझे किसी भी दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट नज़र नहीं आता। मुझे ये एक पॉलिटिकल जजमेंट नज़र आता है और इसको समझने के लिए इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1975 में पंजाब के अंदर ज्ञानी जेल सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पंजाब में एससी को 25% रिजर्वेशन उस वक्त था, उसको 2 भागों में ए और बी कैटेगरी बना के बाँट दिया और बाँटने के बाद वो लगभग 2004 तक चलता रहा। लेकिन इस बीच कई डेवलपमेंट हुए। 1990 में आंध्र प्रदेश के अंदर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भी अनुसूचित जाति की लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया गया और सन 2000 के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन सब क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन आंध्र के सरकार के इस फैसले के बाद एक व्यक्ति कोर्ट गए, ईवी चिन्नैया के नाम से वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से वो जजमेंट 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया और उसमें 5 जजों की खंडपीठ ने ये डिसाइड किया कि ये फैसला सरकार का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 14, 15, 16 का उल्लंघन है। ये फैसला सरकार का आर्टिकल 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। चूँकि ये जो लिस्ट है शेड्यूल्ड कास्ट वाली 341 ए के अंदर राष्ट्रपति जी उसको नोटिफिकेशन करते हैं और 341 क्लोज 2 के अंदर उसमें कहा गया है कि सरकार पार्लियामेंट के द्वारा जो पास होता है वही सूची को राष्ट्रपति 341 के अंदर उसको नोटिफिकेशन करते हैं। लिहाजा ये जो सरकार ने फैसला किया है ये सरकार का फैसला गैरकानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और साथ ही साथ एक बात और कहा उन्होंने कि ये जो सोसाइटी है, एक क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट, ये बेसिकली होमोजीनियस है। यानी इसका बैकग्राउंड में अगर जाएं, ये जाति के आधार पर है कि इन अमुक जातियों के साथ जाति की वजह से अछूतपन और भेदभाव होता रहा है। और ये कोई अलग अलग जाति के साथ अलग अलग वजह नहीं है, बल्कि सबका कारण जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न और जाति की वजह से उनको जो शिक्षा से बाकी चीज़ों से वंचित रखा, जिसकी वजह से स्थिति आई। बहरहाल इस 2004 की जजमेंट के आने के बाद जो पंजाब की सरकार के फैसले को देखते हुए जो हरियाणा ने भी ये फैसला कर लिया था, वहाँ भी सब क्लासिफिकेशन किया गया। तो कुछ लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ईवी चिन्नैया वाली जजमेंट को रेफ़र करते हुए 2006 में पंजाब की सरकार का और हरियाणा सरकार के उस फैसले को अवैध घोषित कर दिया। इससे जो बात निकली उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच का जजमेंट 2020 में आया और उस जजमेंट के अंदर उस 5 जज की बेंच ने कहा कि जो ईवी चिन्नैया वाली जो जजमेंट थी वो हमें उसमें विसंगति नज़र आती है। लेकिन चूंकि वो भी 5 जज वाली बेंच का जजमेंट था और ये भी 5 जज वाली बेंच का था, इसलिए ये तय हुआ कि इसको लार्जर बेंच में भेजा जाए और फिर ये 7 सदस्य एक पीठ बनी जिसके अंदर ये मैटर भेजा गया। और 2022 ये अभी 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की बेंच का जजमेंट आया। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग एडजुडिकेशन थे, यानी कि जो सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो डिसाइड करने थे, उसमें एक तो सवाल ये था कि क्या सब क्लासिफिकेशन करना शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट के अंदर, क्या ये आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन है? उसमें उन्होंने कहा कि ये उल्लंघन नहीं है। दूसरा उन्होंने डिसाइड किया कि क्या ये 341 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल पावर है ये उसका सब क्लासिफिकेशन उसका उल्लंघन है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका उल्लंघन नहीं है। और फिर ये था कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है? इस सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सरकार सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने था ही नहीं, उसमें कहीं क्रीमी लेयर के ऊपर सवाल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को क्रीमी लेयर पर डिसाइड करना पड़े। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर के ऊपर भी
अपनी तरफ से इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला एक जजमेंट को रेफर करते हुए, जो 9 जज बेंच की जजमेंट थी, उसको साइड करते हुए कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। यानी कि ये जजमेंट कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिना समाज की एक वस्तु स्थिति को जाने, चूँकि उसमें इस समाज को तो कहीं पार्टी बनाया नहीं, समाज को पार्टी बना के समाज को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी था कि आरक्षण आखिर आया कहाँ से। इसकी बैकग्राउंड में अगर जाना हो तो हम देखते हैं कि 1919 में साउथ बोरो कमीशन भारत में आया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साउथ बोरो कमीशन से मिले और उन्होंने भारत के अछूतों की स्थिति के ऊपर, उनके हक अधिकार के ऊपर उनको मांग पत्र सौंपा। उसके बाद 1928-29 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सर छोटू राम और एक और थे, मेरे को नाम रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, चौरसिया जी, ये लोग साइमन कमीशन से मिले और उनको जाके कहा कि भाई इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ये तो अब का शब्द है, उस वक्त ये शब्द नहीं था, बल्कि उस वक्त तो अछूत और साथ में जो शूद्र समाज है, इन लोगों को हज़ारों साल से वंचित रखा गया, शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से, और इनके साथ जातिगत उत्पीड़न हुआ है। उनको पानी, सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का भी अधिकार नहीं था और उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ना हुई है और इस ग्राउंड पे इनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए इनको मौका मिलना चाहिए और इनके लिए अलग व्यवस्था सरकार को, अंग्रेज़ सरकार को करनी चाहिए। और आपको पता होगा कि 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाद के अंदर चावदार तालाब आंदोलन किया, तो वो भी इसलिए किया था ताकि अंग्रेज़ों को ये बता सकें कि देखो आपकी सरकार आने के बाद भी आज भी अछूत समाज के लोग सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते। और साथ 1930 के अंदर कालाराम मंदिर नासिक में जो किया आंदोलन, वो भी इसलिए किया था कि अगर हम इंसान हैं तो आपकी सरकार आने के बाद हमें इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए था। आज भी हमें मंदिर प्रवेश पर वर्जित किया रखा है, हमें नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सब इसलिए किया ताकि अंग्रेज़ों की आंखें खोल सकें। और उसके बाद जो 1930, 31, 32 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर हुई, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गए और उन्होंने पूरे भरी संसद के बीच वहाँ अपने तर्कों के माध्यम से अंग्रेज़ सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं तो फिर देश में अछूतों को क्यों नहीं। अंग्रेज़ सरकार बाबा साहेब के आर्ग्यूमेंट के बाद कन्विंस हुई और कन्विंस होने के बाद उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया 1932 में, आई थिंक 18 अगस्त 1932 को। जैसे ही कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ उसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए और हालात ये हुए कि गांधी जी की स्थिति बिगड़ती चली गई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को धमकियाँ मिलने लगी कि अगर गांधी जी इस अनशन में मारे गए तो आपके पूरे कौम को कत्लेआम कर दिया जाएगा। और बाबा साहेब पे इतना दबाव बन गया कि अगर गांधी जी मर गए और मेरे पूरे समाज का कत्लेआम कर दिया तो मैं ये सेपरेट इलेक्ट्रेट लेके क्या करूँगा। मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा और गांधी और बाबा साहेब जी के बीच में एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जो पूना पैक्ट के रूप में याद किया जाता है। कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक बुरे दिन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आज मैं ये पूना पैक्ट पर समझौता करने से मेरा मन इतना दुखी है कि जी करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूँ। क्योंकि वो जानते थे कि सेपरेट इलेक्ट्रल जो छिन रहा है, इसके बदले में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इससे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर जीत के जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, वो लोग अपनी पार्टी के गुलाम होकर रह जाएंगे, वो समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात थी, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन एक नकली साबित होगा और आज उसका परिणाम वो नकली साबित हुआ। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड थी, रिजर्वेशन किस वजह से मिला पूना पैक्ट के माध्यम से, लेकिन उसका जो असली आधार था वो जो होमोजीनियस सोसाइटी थी, यानी जाति की वजह से जो उनको हर चीज़ से वंचित रखा, प्रताड़ना की गई। और आज भी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको हज़ारों दे सकता हूँ जिसमें आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने पे उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, बच्चे को पानी का घड़ा छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। तो लेटेस्ट की घटनाएं 3-4। एक और बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक IAS ऑफिसर हैं जो आजकल यूपी के अंदर कलेक्टर हैं, लेकिन अब से 3 साल पहले करीब वो IAS बने तो जनरल में उनका नंबर आया 22 रैंक आई उनकी। लेकिन उससे पहले उनका जो रैंक था वो IPS में थे
वो बेसिकली राजस्थान से हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर उनका गांव है। उनकी पत्नी आईएफएस ऑफिसर है। जब उन दोनों की शादी हुई तो उनके गांव के लोगों ने कहा बेशक आप आईपीएस बन गए हो, लेकिन आपकी बारात घोड़ी पे नहीं निकलनी दी जाएगी। चूँकि वो आईपीएस थे, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को कहा, पूरे गाँव को छावनी में तब्दील किया गया। तब कहीं जाकर एक आईपीएस लड़का और एक आईएफएस लड़की की शादी बारात घोड़ी पे छावनी बनाकर गांव को निकली। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर चला जाए, वो जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जाति असली उत्पीड़न का कारण है और जाति वंचित करने का कारण है। लेकिन ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये होमोजीनियस नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा ये हेटेरोजीनियस है, यानी कि एक तरह से पूरी व्यवस्था जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था बनाई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ जजमेंट है। मुझे लगता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये जजमेंट है। लिहाजा इस जजमेंट से कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसमें एक बात ज़रूर है कि कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये अगर कोई भी सरकार हमारे इस फैसले के आधार पर अगर सब क्लासिफिकेशन करना चाहेगी तो हमारे रिव्यू में रहेगी, वो डिसीजन हमारे रिव्यू में रहेगा। सरकार को पहले बाकायदा जाति जनगणना करनी पड़ेगी। यानी उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द दूसरे तरीके से एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना होगा सरकार को। एम्पिरिकल डाटा का मतलब है कि लोगों की किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी एजुकेशनल पॉलिसी स्थिति कैसी है, यानी वो सारा डाटा कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब जो हम कुछ वर्षों से लगातार डिमांड कर रहे जाति जनगणना, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जाति जनगणना पे इस जजमेंट के माध्यम से मोहर लगाई है। और अगर सरकारों को ये सब क्लासिफिकेशन करना होगा तो पहले उन्हें इम्प्लीकेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए उनको जाति की जनगणना करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि कर लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि भाई जिनको नहीं मिला उनको मिल जाए, पहले पता तो लगे कि इस जाति की जनसंख्या कितनी है। जो लोग कहते हैं इस जाति को ज़्यादा मिल गया, अगर आप देखेंगे जब ये जाति की जनगणना के आंकड़े जारी होंगे तो पता चलेगा जिसकी उतनी जनसंख्या है अभी उसको भी उतना नहीं मिला है। ये जो आरोप लगाया जाता है एक जाति को ज़्यादा मिल गया, ये झूठा साबित होगा। नंबर 2, ये जो नॉट फाउंड सुटेबल करके लोगों की वैकेंसीज को खाली रखते हैं और बाद में डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी को दे देते हैं। नंबर 3, आपने पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है। तो जो ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है तो लोगों को नौकरियां मिल कहाँ रही हैं, सब कुछ ठेके पे जा रहा है और ठेकेदार उनके तनख्वाह का भी आधा पैसे खा जाता है। तो वहाँ तो सरकारें भी चुप हैं और कोर्ट भी चुप हैं, कोर्ट भी न्याय नहीं दे रही है। कोर्ट ये भी नहीं देख रहा कि देश की सारी सरकारों ने मिलकर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि इन वर्गों के 99% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकते। तो जब वो क्वालिफिकेशन ही अर्जित नहीं कर पाएंगे तो उन बड़ी नौकरियों में वो लोग कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन उनके पास आएगी कहाँ से जब उनसे पढ़ाई आपने शिक्षा को महंगा करके सरकारों ने पढ़ाई को छीन लिया है और ठेकेदारी प्रथा लाके और देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचकर उन्होंने नौकरियों के रास्ते को भी बंद कर दिया है। इसका मतलब ये जजमेंट भी छलावा है और सरकार के सारे ये निर्णय छलावे हैं। सरकार जानबूझ के एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से नौकरियां भी छीन रही है, प्राइवेटाइज करके, ठेकेदारी प्रथा लागू करके और शिक्षा को महंगे करके उनसे पढ़ाई भी छीन रही है। तो आज मैं अपने पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे बीच में झगड़ा करवाने की साजिश है। आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और ये इसलिए भी चिढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से जो सारे हम लोग संगठन मिलके सारे लोग मिलके हम जो कोशिश कर रहे हैं SC ST OBC में एकता है और वो एकता कुछ आती भी दिखी है, जिसका रिजल्ट इस बार के लोकसभा के चुनाव में देखने में भी आया। इस बात से कहीं ना कहीं घबराहट उन दलों के अंदर है जो लोग जिनको लग रहा है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं। इसलिए कई तरह की साजिशें चल रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अंदर जो जजमेंट होते हैं वो जज अपने दिमाग से ईमानदारी से देता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी डर पैदा होता है, उनकी भी फाइलें केंद्र सरकार बना रही है। तो किसकी जज से क्या क्या फैसला करवा दिया जाता है इसका पता नहीं चलता। जब आर्ग्यूमेंट होता तो जज कुछ और बोल रहे होते हैं और जब जजमेंट आता तो कई बार कुछ और होता है। तो बहुत सारे जज अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे जज बायस्ड भी होते हैं। चूँकि मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, एक रेप के केस में एक हाई कोर्ट के जज ने डिसीजन देते हुए कहा कि ये जो बलात्कार की घटना जो हमारे सामने आज विचाराधीन है, ये लड़की दलित है और बलात्कार करने वाला अपर कास्ट का है और स्वर्ण जाति का आदमी कभी भी दलित से बलात्कार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे छुएगा तो पवित्र हो जाएगा। ऐसा तर्क अगर हाईकोर्ट के जज देते हैं
तो उस जज को मैं नहीं मान सकता कि वो जुडिशियस कैरेक्टर वाला जज है। मैं समझता हूँ वो जातिवादी मानसिकता वाला जज है। और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर वेदों को और मनुस्मृति को अगर जायज़ ठहराते हैं या उनका रेफरेंस देते हैं अपने जजमेंट के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी न्यायिक चरित्र नज़र नहीं आता। कुछ जज बहुत अच्छे हैं जो कानून से चलते हैं, जुडिशियस जजमेंट देते हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं पता नहीं किस दबाव में उनके जजमेंट में न्याय नज़र नहीं आता। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे दलित पिछड़े आदिवासियों से, ये हमें आपस में लड़ाने की साजिश है। आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मिलजुल कर रहना है और मांग ही करनी है सरकार से। तो आप मांग कीजिए कि हमारे पढ़ाई का खर्चा, हम जितना भी पढ़ना चाहें हायर एजुकेशन का, वो सरकारें उठाएं। साथ ही साथ जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी गई हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, बैकलॉग भरा जाए, नोट फाउंड सुटेबल करके जो डिरिजर्व की जाती है, इस तरह की जो घटिया मानसिकता उसको बंद किया जाए और आपस में प्यार पैदा करें, रोटी बेटी का रिश्ता करें। हाँ, फिर भी अगर कोई ये देखने में सर्वे से आता है कुछ जाति वास्तव में पिछड़ गई हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारों को ऐसी जातियों को आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी चाहिए। और हम लोग भी एक संगठन के जिम्मेदार होने के नाते मिशन जय भीम के माध्यम से और तमाम हमारे SC ST OBC के संगठन इस खुले दिल से इस बात के लिए तैयार हैं कि इन वर्गों में जो वर्ग पिछड़ गए उनको आगे लाने के लिए उनकी पढ़ाई और उनको उस जो प्लेइंग लेवल फील्ड उनको देना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज से निवेदन है आपस में किसी भी सूरत में किसी भी राजनीतिक साजिश के तहत आपस में नहीं झगड़ना है, मिलजुल के इसका सामना करना है। थैंक यू।